कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कैंसर सर्वाइवर मनीला सिंह जी कि आपने अपनी जिंदगी की जंग को कैसे जीता हम सभी के साथ साझा करें। श्रीमती मनीला सिंह जी। नमस्कार दोस्तों, आज कैंसर सर्वाइवर डे पर सभी सर्वाइवर्स को बहुत सारी बधाइयाँ। साथ ही साथ सभी डॉक्टर्स, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल स्टाफ और हमारे परिवारजनों को, दोस्तों को भी बहुत सारी बधाइयाँ, क्योंकि आज हम यहाँ तक इन सब के सपोर्ट से ही पहुँचे हैं। इस बीमारी को डिफीट करने के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो क्या है? डायग्नोस की, है ना। और सबसे पहले हमें अपने ट्रीटमेंट पर फोकस करना है। दूसरा हमारा होना चाहिए डॉक्टर्स पे फेथ। तो जब मैं इस बीमारी से जूझ रही थी ना, तो मुझे जैसे ही मैं फर्स्ट टाइम डॉक्टर से मिली तो मुझे लगा मेरे सामने तो भगवान आ गए, बस अपना तो ट्रीटमेंट परफेक्टली होने वाला है। यही फेथ आप लोगों को भी बना के रखना है। तीसरी बात होती है कि हमारा पेशेंस लेवल, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट। तो जब ट्रीटमेंट हमारा हो रहा है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। आप इतने सारे वॉरियर्स बैठे हुए हैं, आई कैन अंडरस्टैंड कि हमने कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस फेस करे हैं, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपकी विल पावर और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपको सक्सेस दिलाता है, आपको इस परेशानी से बाहर निकालता है। तो हम बात करते हैं कि जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड एक्चुअली क्या होता है। जैसे सपोज आपको किसी ने गाली दी, अब वो गाली आपके दिमाग में घूमती रहेगी। कभी कभी तो लोग बाग उससे बहुत एंजाइटी में आ जाते हैं, डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, उसने ऐसा क्यों बोल दिया। तो जब वो एक वो सिंगल नेगेटिव थॉट हमारी लाइफ में इतना इफेक्ट कर सकता है दोस्तों, तो एक पॉजिटिव थॉट क्यों नहीं? करेक्ट और नॉट? सो यस, फ्रॉम टुडे बी पॉजिटिव। ओके, तो पॉजिटिव थॉट्स के बारे में और बात करते हैं कि जब मेरी कीमोथेरेपी चल रही थी तो मैं एक जॉइंट फैमिली में रह रही थी। तो एज बीइंग अ हाउसवाइफ मुझे भी घर के सारे काम करने होते थे, लाइक बर्तन साफ करना था, झाड़ू लगानी थी। अब मुझे तो कीमोथेरेपी के बाद में एलर्जीज हो गई थी। बर्तन साफ करती तो मेरे हाथों में पस पड़ जाती थी, झाड़ू लगाती तो मुझे छींकें आती थी। अब इन सब से मैं कैसे करूं? नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हुआ इसका कि भी मैं काम नहीं कर सकती, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत वीक हो गई हूँ। लेकिन इसका पॉजिटिव वे क्या हुआ कि क्यों नहीं कर सकती हूँ? मैं ग्लव्स पहन के कर लूंगी, स्कार्फ लगा के झाड़ू लगा लूंगी। यस और नो? यस। अगेन हमें क्या करना है? हमें लाइफ में ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं, ये कभी नहीं देखना है कि हमें क्या नहीं करना है या हम क्या नहीं कर सकते। ये लाइफ की सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी की है कि लाइफ में वो देखो कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कि लाखों ऑप्शंस हमारे पास में है। तो हम बात करते हैं कि जैसे हम सब एक वॉरियर बन गए हैं या सर्वाइवर्स हैं, तो ईश्वर ने हमें एक नया जन्म दिया है। करेक्ट? यस और नो? अगेन, तो ईश्वर ने जब हमें ये नया जन्म दिया है तो क्यों नहीं हम ये देखें कि इस जन्म का, इस जीवन का हमारे लाइफ में क्या उद्देश्य है। तो थोड़ा सा एक ठहराव लाइए और अपनी सोच के दायरे को थोड़ा सा बढ़ाइए कि नया जीवन किस लिए मिला है। अपने नजर के नजरिए को बढ़ाइए कि नया जीवन हमें किस लिए मिला है। आपका दर्द आपको पता भी नहीं पड़ेगा कहाँ गायब हो गया। जैसे आपने नजरिया बदला, आप लोगों के लिए काम करने लगे, आपने बहुत जॉयफुली काम करने लगे, आपका दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा आपकी लाइफ से। क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मेरे साथ में और भी कई पेशेंट्स थे, मैं भी एक पेशेंट थी उस टाइम में। तब भी मेरे माइंड में यही थॉट आता था कि मैं क्या करूं, इस समय मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकती हूँ लोगों के लिए। बट आई फाइंड आउट टू थिंग्स। वो दोनों चीजें क्या है? पहली चीज है स्माइल। Can anybody smile in the tough situation? देखो कितने लोगों के चेहरे पे स्माइल आ गई है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैंने फाइंड आउट किया कि सबसे पहली चीज है स्माइल। और मैं लोगों के पास में जाती, बैठती और उनके साथ में स्माइल करती, शेयर करती, उनके दुख दर्द को बांटने की कोशिश करती। और दूसरी चीज होती थी प्रेयर्स। क्या हम लोगों के लिए प्रेयर कर सकते हैं इस सिचुएशन में? कर सकते हैं ना? तो स्माइल जो होती है क्या करती है? स्माइल सबसे पहले हमारी ड्यूटी को बढ़ाती है। आज जब घर पे जाएंगे तो मिरर के सामने खड़े हों, एक तो पहले ऐसा मुंह सुजा के खड़े हो जाइए, मेरे से तो होता नहीं है ऐसा। और दूसरी बात, जब आप खड़े हो तो अपने चेहरे पे एक स्माइल ला करके देखिए। आपको खुद को पता पड़ेगा, आपको कहीं किसी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी स्माइल ही आपकी ब्यूटी को
तो आज से हमें प्रण लेना है, डिटरमाइन करना है कि हमें अपनी स्माइल को बढ़ाना है। ऐसे सब चलते चलते कुछ सालों पहले फिर वापस मेरी तबीयत खराब हो गई, बहुत तबीयत खराब हुई, हाथ रह गए, गर्दन रह गई, स्टमक पे 2 हर्निया डेवलप हो गए, स्लिप डिस्क हो गई। तब मैं एज एन आर्ट टीचर में काम कर रही थी। फिर मेरे पास में एक क्वेश्चन मार्क आ गया, क्योंकि मुझे काम करना, मेहनत करना मतलब मुझे बहुत बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि मेहनत करने से आपके चेहरे पे ग्लो आता है, आपकी पर्सनालिटी निखरती है। तो फिर मेरे सामने एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि अब मैं क्या करूं। Then I started योगा जर्नी। तो मैंने योगा के कई कोर्सेज करने शुरू कर दिए। स्टार्टेड फ्रॉम द पतंजलि, मैंने पतंजलि से किया, आयुष मंत्रालय से किया, फिर मैंने एस व्यासा से किया, और अभी भी प्रेजेंटली आज भी मैं एस व्यासा यूनिवर्सिटी से योगा में MSc कर रही हूँ, और एज ए योगा इंस्ट्रक्टर मैं काम भी कर रही हूँ। और मेरे 2 जुड़वा बच्चे भी हैं, उनको भी मुझे देखना है। तो अभी काम करते 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 मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और मेरा मिशन जो है वो ये बन गया है कि मुझे सिर्फ अपने परिवार तक नहीं रहना है, अपने आप तक नहीं रहना है, और इस चीज को बढ़ाना है। तो आज से मैं प्रण लेती हूँ, अभी और तो मैं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि मैं ये सेवा का काम कंटिन्यू करती रहूँ और हेल्थ की, स्वास्थ्य को जागरूक करने के काम हमेशा करती रहूँ। नमस्कार, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मनीला सिंह जी आपका। ये बातें नहीं थी, ये जिंदगी की वो सच्चाई थी जो उन्होंने खुद झेली थी और आप सभी के साथ साझा किया। क्योंकि कहा जाता है ना कि जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी। जी हाँ, तो एक बात आज मनीला जी ने हम सभी को सिखाई है, वो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा जीवन में मुस्कुराते रहिएगा, कभी भी दुख आए या सुख आए, बस हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बोले आप सभी का। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब वो घड़ी आ गई है कि हम उन कैंसर सर्वाइवर्स को, उन फाइटर्स को यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में सम्मानित करें माननीय मुख्य अतिथि जी के द्वारा। तो सबसे पहले इस घड़ी को शुरू करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कैंसर सर्वाइवर और ट्रू फाइटर जियाउल जी। आपसे निवेदन है, कृपया आप मंच बता रहे जियाउल जी। BMC HRC की पूरी टीम आपके स्वस्थ एवं उज्जवल भविष्य देवी और सज्जनों जोरदार तालियां हो जाए हमारे ट्रू फाइटर्स के लिए, जिन्होंने जिंदगी की जंग को लड़ा भी और जीता भी। इसके बाद आमंत्रित करना चाहूंगा विमला सांतला जी। विमला सांतला जी। जियाउल जी आपको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह से हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने जीवन के पथ पर यूं ही आगे बढ़ते रहे। विमला जी आपको बहुत बहुत बधाइयां। हम सभी आपके स्वस्थ एवं मंगलमय जीवन की कामना करते हैं विमला सांतला जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, अब मैं एक ऐसे महान व्यक्तित्व को आमंत्रित करने जा रहा हूं जिन्होंने चारों सदनों में रहते हुए सदन की गरिमा और उनके मान को बढ़ाया है। आपने राजस्थान के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर रहते हुए देश का पहला संवैधानिक पार्क राजस्थान के राजभवन में स्थापित किया है। आपने अपने सरल सौम्य व्यवहार से राजभवन का मान बढ़ाया है। देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन, आभार। मैं माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी से अनुरोध करता हूं कि आपके उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। धन्यवाद। माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी। भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय एवं कैंसर केयर की ओर से आयोजित इस 21वें कैंसर सर्वाइवर दिवस समारोह पर उपस्थित भगवान महावीर चिकित्सालय एवं कैंसर केयर के अध्यक्ष श्री नवरत्न कोठारी जी, उपाध्यक्ष श्रीमती अनुराग कोठारी जी, मैनेजिंग ट्रस्टी श्री विमल चंद सुराना जी, कार्यकारी निदेशक मेजर जनरल सेवानिवृत्त SC पारिक जी, सभी कैंसर सर्वाइवर, चिकित्सकगण, मीडिया के मेरे मित्रों, छायाकार बंधुओं,
आप सभी के साथ आज यहाँ उपस्थित होकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इस अवसर पर जिंदगी की जंग जीतकर आने वाले सभी कैंसर विजेताओं को अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस अस्पताल और कैंसर केयर के सभी चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों और दूसरे सारे स्टाफ को साधुवाद की उनके प्रयासों से कैंसर जैसे असाध्य रोग पर सफलता पाने का महती जतन निरंतर यहाँ किया जा रहा है। मैं पिछले वर्ष भी यहाँ कैंसर आपके द्वार कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था। यहाँ आकर बहुत सुखद लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इसलिए कि जीवन में जीत महत्वपूर्ण है। अभी श्रीमती मल्ला सिंह जी ने अपनी कुछ अनुभूतियां आपके सामने प्रस्तुत की। वो कैंसर से पीड़ित थी, लेकिन पॉजिटिविटी कितना महत्वपूर्ण योगदान करती है इसके बारे में उन्होंने बताया। सकारात्मक सोच, कैंसर जैसी बीमारी में अगर हम सकारात्मक सोच नहीं रखेंगे, विल पावर स्ट्रांग नहीं रखेंगे, तो उसे उस पर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन है। कैंसर जैसे बीमारी से विजय प्राप्त करने के लिए विल पावर बहुत जरूरी है। दवा तो अपना काम करती है, लेकिन अगर विल पावर नहीं रहेगा तो दवा का असर नहीं होगा। और इसलिए जो उन्होंने अपनी सारी बातें बताई मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें निगेटिविटी को छोड़ना पड़ेगा। अरे मैं कैसे ठीक हुआ, नहीं हो सकता, कैंसर हो गया, ये भाव नहीं। डॉक्टर आए हैं, दवा करेंगे, मैं इस पर विजय प्राप्त करूंगा, मैं निश्चित ठीक हूंगा। ये मन के अंदर अगर संकल्प का भाव रखकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से कैंसर जैसे असाध्य रोग को भी परास्त कर सकने में हम सक्षम होंगे। और आप सब लोग इसी आधार पर कैंसर जैसे रोग को परास्त करके यहाँ उपस्थित हुए। और इसलिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत से बधाई देता हूँ। कैंसर असाध्य रोग है, बहुत कठिनाई होती है जिन्हें होता है। उनके परिजनों को मैंने देखा है कि कैसे एक एक दिन उनके लिए भारी होता है। पर याद रखें, मनुष्य में यदि आत्मबल बना रहे तो जीवन की हर जंग को जीत सकता है। मैं इस कार्यक्रम को इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूं और इसलिए भी मैंने यहां आने की स्वीकृति प्रदान की है कि इसके जरिए कैंसर रोग के विरुद्ध जो चिकित्सकीय मुहिम चल रही है उसमें अपनी भी भागीदारी निभा सकूं। यह संदेश ही बहुत महत्वपूर्ण है कि कैंसर को हराना संभव है। अनेक लोगों के अंदर ये संदेश जाना चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए कैंसर जैसे बीमारी पर मैं विजय प्राप्त कर सकता हूं, इसको पराजित कर सकता हूं। यह संदेश, ये भाव लोगों के अंदर जागृत करना बहुत आवश्यक है और बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं आज के इस आयोजन के जरिए यह संदेश जन जन तक पहुंचे। जिन लोगों ने कैंसर रोग से मुक्ति पाई है उनके माध्यम से मैं यह संदेश भी देना चाहता हूं कि आत्मबल बनाए रखें। फिर कोई ऐसी कठिन राह नहीं है जिसे हम पार नहीं पा सके। यह जानना मेरे लिए प्रसन्नतादायक है कि आज के इस कैंसर सर्वाइवर दिवस समारोह में राजस्थान ही नहीं, पड़ोसी राज्यों से भी कैंसर सर्वाइवर शामिल हुए हैं। मुझे ऐसा बताया गया कैंसर का इलाज करवाकर जो स्वस्थ जीवन निर्वाह कर रहे हैं सर्वाइवर्स हैं, वे दूसरे रोगियों के लिए प्रेरणादायक है। कैंसर से जीत की कहानी के उनके अनुभवों से न केवल आमजन में जागरूकता का प्रसार होता है बल्कि अन्य रोगियों का मानसिक संबल बढ़ा है। उनकी प्रबल इच्छा शक्ति को भी इससे पंख लगेंगे। कुछ वर्ष पहले तक
कैंसर को बहुत खतरनाक रोग माना जाता रहा है। मैंने इस बात को नजदीक से देखा है कि जिसे कैंसर होता था तभी मान लिया जाता था तो आप बहुत अधिक दिन नहीं जिए, पर अब स्थितियां बदल गई। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने यह संभव कर दिया है कि समय पर इलाज और दवाओं से 100% इस रोग से मुक्ति पाई जा सकती है। इस चिकित्सालय ने करके दिखा भी दिया। और इस चिकित्सालय के बारे में आदरणीय कोठारी जी ने ये बात रखी। कोठारी साहब ने भी इस बात को आपके सामने प्रस्तुत किया कि हम इसको एक ऐसा चिकित्सालय बनाना चाहते हैं जो केवल हिंदुस्तान में ही नहीं तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय, कैंसर चिकित्सालय के रूप में जाना जाए, नंबर 1 पर जाना। आधुनिकतम उपकरणों की उपलब्धि, कैंसर के समापन के लिए जो भी आवश्यक संसाधन हो उसकी उपलब्धि और मरीजों के अंदर आत्मबल, आत्मविश्वास जागृत करने का प्रयास, यह लगातार अगर होता गया तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि चिकित्सालय आगे चलकर नंबर 1 का श्रेणी प्राप्त कर सकता है। सबसे जरूरी रोग की पहचान है। समय रहते इस कैंसर के बारे में पता चल जाए तो त्वरित इलाज प्रारंभ हो जाएगा। मैंने बहुत से मामलों में खुद ये देखा है कि कैंसर के आरंभिक स्टेज पर ये पता चल गया है तो फिर दवाओं और चिकित्सा थेरेपी से इस रोग को पूरी तरह से समाप्त किया गया है। जागरूकता जरूरी है। हमारी जो पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियां रही हैं उनका मूल आधार ही रोग और रोगी की स्थिति के बारे में पूर्व अध्ययन कर चिकित्सा प्रारंभ करना रहा है। कैंसर की जांच समय समय पर कराते रहना चाहिए। अब तो बहुत से ऐसे संकेत चिकित्सक देते हैं और पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं कि ऐसी स्थितियां कोई महसूस करे तो त्वरित जांच कराए, जल्दी ही जांच कराए। प्रथम स्तर पर ही यदि कैंसर का पता चल जाता है तो खतरे की फिर कोई समस्या नहीं रहती है। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी मैंने यह बात विशेष रूप से कहा था कि अब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की नवीनतम तकनीक से गंभीर से गंभीर रोगों की पहचान भी त्वरित होने लगी है। अदृश्य रोग की भी अब बहुत जल्द डायग्नोसिस हो सकती है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का उपयोग बढ़ने के साथ ही रोग निदान की भी बहुत सारी संभावनाओं के रास्ते खुल गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो करते हैं उसके माध्यम से भी इन सारी चीजों को शीघ्र निदान किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से क्लिनिकल डेटा के आधार पर बहुत सारी बीमारियों की पहचान व उनका निदान आसानी से किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि कैंसर जैसे साध्य रोगों में AI के उपयोग पर अधिक ध्यान दिया जाए। रोग की पहचान के साथ कैसे स्वस्थ जीवन शैली के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए, इस संदर्भ में भी AI का अधिकाधिक उपयोग होना चाहिए। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि कैंसर भयावह जरूर है परंतु लाइलाज नहीं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से जुड़ी तकनीकों ने इसके इलाज को अब बहुत अधिक सुगम कर दिया है। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी आदि के साथ समुचित दवा और परहेज के जरिए कैंसर को जड़ से समाप्त किया जा रहा है। इसके बहुत से उदाहरण प्रतिदिन मिल रहे हैं कि शरीर के जिस अंग में कैंसर है वहां से उसे पूरी तरह से हटाकर मरीज स्वस्थ किया जा रहा है। मैं चाहता हूं ब्लड कैंसर, स्तन कैंसर, गर्भाशय कैंसर, ओवरी कैंसर, मुंह एवं गले के कैंसर
लंग्स कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर की प्रारंभिक अवस्था में पहचान हेतु जांच के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाए। इसके साथ ही जन जन को इस रोग के प्रारंभिक लक्षणों के बारे में जानकारी देने की कोई मुहिम भी आपका यह चिकित्सालय प्रारंभ करे। यह मुहिम कैंसर जागरूकता दिवस पर ही नहीं बल्कि वर्ष पर्यंत चलनी चाहिए, साल भर पूरी चलनी चाहिए। मुझे बताया गया है कि भगवान महावीर कैंसर अस्पताल और कैंसर केयर में विश्व स्तरीय उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही कैंसर जांच और जागरूकता की दिशा में भी कार्य किए जा रहे हैं, पर इन कार्यों को गांव तक पहुंचाने की भी आवश्यकता है। मैंने कुछ दिन पहले यह बात पढ़ी थी कि पंजाब से पूरी की पूरी एक ट्रेन भरकर कैंसर रोगी बीकानेर स्थित कैंसर चिकित्सालय पहुंचते हैं। यह चिंतनीय है, इनके कारणों में भी जाने की आवश्यकता है। खेती में रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग अनाज, फल और अन्य खाद्य सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित रखे जाने के लिए उपयोग होने वाले रासायनिक तत्वों से कैंसर जैसे भयावह रोगों में देश में तेजी से वृद्धि हो रही है। मैं मानता हूं कि अधिक से अधिक पानी की चाहत ने मानवता पर यह संकट पैदा किए हैं। गाय भैंस से उसकी क्षमता से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं। सड़ी हुई सब्जियां, फल आदि को ताजा रखने के लिए रसायनों का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। अधिक से अधिक पाने में मानव मूल्य दौड़ हो रहे हैं। यह बहुत गंभीर बात है, इसके खिलाफ भी अभियान चलाया जाना चाहिए। ये सारी चीजें कैंसर को बढ़ावा देने की दृष्टि से काम करती है और इसको जितना अधिक हम रोक सके, इससे बच सके, उतना हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होगा। आज का दिन हालांकि कैंसर विजेता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, पर मैं इस अवसर पर आम जन से अपील करता हूं कि जीवन की इस आपाधापी में ठहरकर यह भी सोचे कि हम जिन पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं, जो अनाज खा रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, उसमें स्वच्छता कितनी है। शुद्ध सात्विक स्वयं भी बने और दूसरों के जीवन में भी यह शुद्धता कैसे बनी रहे, इसके लिए सब मिलकर प्रयास करें। इससे कैंसर जैसे रोगों से हम मानवता को बचा सकते हैं। हमारे यहाँ योग की महान परंपरा रही है। अभी योग के बारे में बताया मणिलाल सिंह जी ने, क्या आजकल वो योग कर रही है और एमएससी में योग का विषय भी है उनका। ये बहुत अच्छी बात है। योग के माध्यम से बड़ी खतरनाक बीमारियों को भी समाप्त किया जा सकता है, लेकिन उसका नियमित अभ्यास यह बहुत आवश्यक है। स्वस्थ जीवन के लिए योग की भारतीय परंपरा से जुड़े। यह शरीर पंचभूत तत्वों से बना है। यह पंचभूत तत्व है वायु, जल, आकाश, पृथ्वी और अग्नि। चिकित्सा विज्ञान यह पंच महाभूत है। इनके संतुलन बिगड़ने से ही रोग होता है। इसलिए प्रकृति के निकट रहने का भी निरंतर प्रयास करें कि शरीर को पर्याप्त धूप भी पर्याप्त लगनी चाहिए, पानी और शुद्ध हवा मिलती रहे। रोज भ्रमण की आदत डालें, तनाव कम से कम करें और सकारात्मक रहते हुए जीवन को जिएंगे तो कोई भी रोग आपके पास चलकर नहीं आ सकेगा। कैंसर के जिन विजेताओं का दिवस हम मना रहे हैं, उन्हें भी मेरी सलाह है कि स्वस्थ हो गए पर दीर्घायु के लिए और भविष्य के स्वस्थ जीवन के लिए योग और व्यायाम आप अपनाएं। ये मेरा विशेष आग्रह है। योग व्यायाम जो भी स्वस्थ हो गए उनको तो अपनाना ही नहीं, बाकी के लोग भी जो स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं उन लोगों को भी नित्य प्रति योग व्यायाम और टहलना यह अपनाने की आवश्यकता है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं
कि अगर ये नियमित रूप से चलता रहा तो किसी भी प्रकार का रोग आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता है, और अगर आक्रमण करेगा तो इन सारी चीजों के कारण उसका परास्त करेंगे, पराजित करेंगे। वो हिम्मत नहीं कर पाएगा कि आपके अंदर घुस करके आपको किसी तरह के विकार पैदा करे। यह चिकित्सा संस्थान भगवान महावीर के नाम पर स्थापित है। भगवान महावीर के सिद्धांत भी स्वस्थ जीवन जीने के महान सूत्र हैं। उन्होंने कहा, संदेश दिया था, भगवान महावीर ने बराबर कहा था, वो स्वयं बड़े ही स्वस्थ थे, बलवान थे, स्वस्थ जीवन जीते थे और ताकत उनके अंदर बहुत थी, ऐसे धनी थे हर दृष्टि से, लेकिन अहिंसा को परम धर्म मान करके चलते थे। उन्होंने कहा, जियो और जीने दो, अपने तो स्वस्थ जीवन व्यतीत करो, लेकिन दूसरे भी कैसे स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं, उस दृष्टि से उसके लिए वातावरण का निर्माण करो, जियो और जीनो। इस भौतिकता के युग में यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। हम समाज में ऐसी स्थितियां पैदा करें कि लोग स्वस्थ रहें। कोई अस्वस्थ है तो उसकी मदद के लिए हम तत्पर रहें। यह अच्छी बात है कि आपका चिकित्सालय कैंसर जागरूकता और जांच की दिशा में कैंसर जांच आपके द्वार अभियान चला रहा है। मैंने पिछले बार जब मैं आया था तो इसी अभियान की मैंने प्रारंभ किया था और लगातार चल रहा है, मैंने सुना है। मैं जब पिछली बार आपके यहां आया था तब इसका शुभारंभ किया था। मुझे बताया गया है कि इस अभियान के तहत राज्य के 5 जिलों में 13,808 लोगों की कैंसर स्क्रीनिंग की गई और 168 कैंसर रोगियों की पहचान प्रारंभिक अवस्था में कराकर उपचार प्रक्रिया से उनको जोड़ा गया है। इसकी मैं प्रशंसा करता हूं। यह अभियान लगातार चलता रहे और भी इस तरह के लोग आपको मिलेंगे। मुझे विश्वास है कि अभियान कैंसर रोग से होने वाली मृत्यु में कमी लाने के साथ ही इस रोग के बारे में जागरूकता की दिशा में बेहद सार्थक होगा। भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय की स्थापना का स्वप्न पूर्व उपराष्ट्रपति जो तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री भैरव सिंह शेखावत ने सजोया था। यह सुखद है कि उनके देखे स्वप्न को श्री नवरत्न जी कोठारी ने सफलीभूत किया और आज यह देश का अग्रणी चिकित्सा संस्थान बन गया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे जानकर खुशी है कि आज यह चिकित्सालय रोगियों को विश्व स्तरीय उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रहा है। बीपीएल आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा और कैंसर जागरूकता के साथ रोगियों की देखभाल के लिए किए जा रहे आपके कार्यों की मैं सराहना करता हूं। जैसा कि आदरणीय कोठारी जी ने कहा था कि निःशुल्क रूप से तो गरीब हैं, आर्थिक स्थिति से विपन्न हैं, उनको तो हम करते। साथ ही साथ उन्होंने आरोग्य विभाग में कई स्थापित किया है जिसमें निःशुल्क खाना भी खिला रहे हैं। परिजन जो आते हैं, जो सक्षम नहीं होते अपना भरण पोषण करने की दृष्टि से रोगियों को लेकर आते हैं, तो उनके खाने की व्यवस्था यहाँ की गई है। मैं समझता हूं यह प्रयत्न, यह प्रयास बहुत ही स्तुत्य है और लोगों के अंदर एक विशेष प्रकार की प्रेरणा प्रदान करने वाला होगा। निरंतर इस प्रकार की प्रवृत्ति ही नहीं, उस प्रवृत्ति को, इस इच्छा शक्ति को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने में आप सफलीभूत रहें और लगातार लोगों के अंदर प्रेरणा प्रदान करते रहे कि चिकित्सालय केवल मात्र दवा ही कराने का नहीं है, तो ये चिकित्सालय आपकी भावना के साथ अपने को जोड़ते हुए, किस उस संवेदना के साथ आपको जोड़ते हुए कैसे आप स्वस्थ हो सकें, कैसे आप स्वस्थ होकर अपना आगे का जीवन व्यतीत कर सकें, इस प्रकार की भी प्रेरणा प्रदान करने वाला चिकित्सालय है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन और शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे अपना विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और इतनी बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको
बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी, आपके स्वर्णिम और ओजस्वी शब्दों के लिए। नियत ही आपकी उपस्थिति ने आज कैंसर सर्वाइवर्स और फाइटर्स का मान बढ़ाया है और उनका हौसला बढ़ाया है। देवी और सज्जनों को एक बार जोरदार तालियां हमारे माननीय राज्यपाल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PNC HRC मेजर जनरल SC पारिक सर, क्या आप धन्यवाद ज्ञापित करें। भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एवं कैंसर केयर द्वारा आयोजित 21वें सर्वाइवर्स डे सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जो आज के मुख्य अतिथि हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने समय निकाला और यहाँ इन कैंसर सर्वाइवर्स को और हॉस्पिटल के स्टाफ को मोटिवेट किया। धन्यवाद सर। सर, आपकी जो आपने कैंसर का वर्णन किया और जो बात की और जिस तरह से आपने अपना वक्तव्य सबके सामने रखा, उसके बाद में तो मैं अपने आप को बहुत स्मार्ट महसूस कर रहा हूँ कि मैं आपके बारे में क्या बोलूँ। आपने हर एक बात को बहुत ढंग से, बहुत सुव्यवस्थित तरीके से सबके लिए आपने वर्णित किया। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राजस्थान गवर्नमेंट को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उस वक्त जो भैरू सिंह जी, हमारे स्वर्गीय भैरू सिंह जी जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये अस्पताल बनाने की सोची और समय समय पर हर तरह से ये जमीन उपलब्ध कराई। बाद में गहलोत साहब ने भी बहुत मदद की। इसके लिए मैं उनको कृपया आप बैठे रहें। 5 मिनट में 2 मिनट में खत्म होने वाला, बैठ जाइए, अभी खोल देंगे। जो डिस्टिंगाइज्ड गेस्ट जो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। सबसे बड़ा धन्यवाद मैं आप सब सर्वाइवर्स को, जो कैंसर विजेता है, आपको करता हूं कि आप दूर दराज से आए हैं लोगों को ये संदेश देने के लिए कि कैंसर यदि समय पर इसका इलाज लिया जाए, सुचारू रूप से इलाज लिया जाए और कंप्लीट इलाज लिया जाए तो संभव है इसका उपचार होना। धन्यवाद की कड़ी में मैं हमारे चेयरमैन को फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आपने ही इस मंदिर को बनाया है और आपने ही हमें आदेश दिया है कि बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट फैसिलिटी एंड अफोर्डेबल केयर। सर, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। मिसेस कोठारी का धन्यवाद करता हूं कि आप कैंसर केयर चलाती हैं, जिससे सर्वाइवर्स को फाइनेंशियल और ये सर्वाइवर्स डे मना करके और मदद की जाती है। सुराना साहब जो लगातार इसमें जुड़े हुए हैं, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद उन सब डोनर्स का करना चाहता हूं जिनकी वजह से ये डिफरेंट स्कीम्स चलाई जा रही हैं, उससे लोगों को फायदा हो रहा है। जैसे कि डोनेट योर लाइफ में बच्चे आज बिल्कुल स्वस्थ हैं। सभी कंसल्टेंट डॉक्टर्स जो भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल के हैं, मैं उनको और उनके साथ जुड़ी हुई टीम, जैसे नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियंस, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, आप सबको भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप लोगों की डेडिकेटेड सेवा से ही इतने सर्वाइवर्स आज इस साल में उपस्थित हैं। सभी आउटसोर्स स्टाफ का भी मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बहुत मुख्य कार्य आपको करना पड़ता है। मेडिकल प्रोफेशन एक टीम वर्क है और जो एक सफाई वाला काम करता है वो भी इसका बहुत महत्वपूर्ण अंग है। सभी नॉन मेडिकल स्टाफ को भी मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप समय समय पर वो सब मुहैया करवाते हैं। मैं फार्मेसी को क्वालिटी और लो कॉस्ट पर मेडिसिन खरीदने के लिए धन्यवाद करता हूं और आज आए हुए सभी मीडिया के लोगों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे टीम ने जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। मेडिकल डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन और करुणा शर्मा, इनका भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस प्रोग्राम को काफी मेहनत से सफल बनाया है। लास्ट में मैं जो पुलिसकर्मी और इनके साथ में जो पुलिस ऑफिसर्स और इनके साथ में जो टीम आई हुई है, जिन्होंने इस व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया है, मैं आपका और आपके साथ आए हुए सभी लोगों का, राजभवन से पधारे सभी अतिथियों का धन्यवाद करता हूं और मैं अंकित जिसने इस प्रोग्राम का संचालन किया उसका भी धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।
जय हिंद। और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया यथा स्थान बने रहें। इस ऑडिटोरियम के सभी एग्जिट गेट अभी बंद किए गए, आप सभी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए। तो आशा करता हूं कि आप मेरी बात का मान रखेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, कृपया अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। और राष्ट्रगान के पश्चात आप सभी अपने अपने स्थान में बैठ जाएंगे, क्योंकि इस ऑडिटोरियम के सभी एग्जिट गेट बंद किए गए हैं। एक एक करके एग्जिट गेट को खोला जाएगा। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की। आप सभी से निवेदन करता हूं, कृपया यथा बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अतिथियों का और हमारे माननीय मुख्य अतिथि महामहिम श्री कलराज मिश्र जी साहब का आज के इस कार्यक्रम में पधारने के लिए। नहीं हुई, हर जगह हर विपरीत रहेगी। तो हमारा उद्देश्य ये कि लाखों लोग ठीक होते हैं, हजारों लोग ठीक होते हैं, तो कैंसर का इलाज संभव है। तो जरूर से इलाज कराएं, अपने स्टेज में चेकअप कराएं। तो सर्वाइवर्स का तो ये है कि जो पेशेंट होते हैं उन्हें लगता है इतने लोग ठीक हो गए, हम भी ठीक हो जाए। तो सबसे बड़ा उद्देश्य है जैसे कैंसर पीड़ित को एक हिम्मत और सेल्फ बहुत हिम्मत मिलती है सर। जब वो देखता है कि अभी एक दिमाग में भय है और ये कैंसर हो गया, अब क्या होगा, लेकिन जब वो ठीक हुए लोग ध्यान रखेंगे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। कैंसर बीमारी का जो कीमोथेरेपी के जरिए इलाज होता है, इसके बाद में कितनी संभावनाएं बढ़ जाती है? बहुत संभावना, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, इसका सर्जरी भी है, तीनों विधाएँ हैं। और इसके उपरांत फिर पीछे क्या है कि वो जैसे स्वस्थ रहने के लिए योगा करो, ये करो, ये उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, सर्वाइवर तो ये सब तरीके हैं उससे अपन पहले बच सकते हैं, और अगर लपेट में आ गए तो स्वस्थ होने की कोशिश करते हैं। इसके लिए अर्ली डिटेक्शन के लिए हमारे यहाँ से बसें जाती है, गांव-गांव में जा रही है, और ये कर रही है प्रचार। अर्ली डिटेक्शन से लोगों को ले आते हैं ना, तो क्या होता है कि वो फर्स्ट सेकंड स्टेज वाले बच जाते हैं, थर्ड फोर्थ में आते हैं, तो फिर बहुत मेरी समय पर जाग जाएँ तो समय पर जाए परिणाम आप सभी की सुविधा के लिए अगले कुछ क्षणों में आप सभी को पंक्तिबद्ध होकर इस ऑडिटोरियम से आगे बढ़ाएं। उपासना जैसे अनुरोध है, कृपया आप मंच पर। कौन सा है?
एक बार ये निकल जाते भेज रहे हैं जाओ। अगर आप सभी को मेरी आवाज आ रही है तो एक बार जोरदार तालियां बनती है हमारे सभी ट्रू फाइटर्स के लिए और वॉरियर्स के लिए, क्योंकि देखिए जिंदगी हर व्यक्ति जीते हैं, लेकिन जो जिंदगी आपने जी है वो काबिले तारीफ जिंदगी जी है। ओवर टू उपासना जी। बैठे रहे आप प्लीज। मेरा नाम उपासना है और मैं कोटा से आई हूँ। इस हॉस्पिटल में मैं एक दर्द और गांठ के साथ आई थी, जिसमें किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं था, मुझे कुछ हुआ नहीं था, मैं समझ नहीं पाई मुझे आप बैठ जाए सर अभी किस तरह हो सकता है। लेकिन डॉक्टर्स ने, इस हॉस्पिटल ने मुझे बहुत अच्छे से संभाला। जब भी मैं यहाँ पर फॉलोअप के लिए आती हूँ, चेकअप के लिए आती हूँ, मुझे एक एक चेहरा बहुत अच्छे से याद आता है जिन्होंने मुझे इस कठिन परिस्थिति से निकलने में मेरी मदद की। मैं समझ नहीं पाई थी कि मेरे अंदर ये गांठ कैसे बनी। मैंने खुद को टटोला कि कहीं ना कहीं मुझसे कुछ ना कुछ गलती जरूर हुई है, या तो हो सकता है मैंने इमोशनली अपने आप को कहीं ना कहीं आघात पहुंचाया है। मैंने सोचा मैडम ये गांठ एक सेकंड से 2 से 4 गांठ का किस तरह से हुआ। अंबिका मेरा एक बेटा है, मेरी एक छोटी फैमिली है। जब मुझे लगा मेरी दुनिया खत्म है, मैंने अपने बेटे के चेहरे को देखा। कीमोथेरेपी ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया था। मुझे लगा अब ये मुझे क्या गले लगाएगा, क्या मुझे ये हक करके सोएगा। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन एक माँ और बच्चे का संबंध ऐसा होता है, बच्चे को नहीं पता होता उसे माँ किसी भी पसंद आती है। मैंने अपने बच्चे की शक्ल में देखा, उसने मुझे वैसे ही एक्सेप्ट किया, उसने मुझे जोर से हक किया। बस उस दिन के बाद से मुझ में शक्ति आई कि नहीं, इस कैंसर को मुझे हराना है। मुझे इस हॉस्पिटल ने पूरा साथ दिया, एक सफाई कर्मचारी से लेकर सभी का चेहरा मुझे बहुत अच्छे से याद है। जब मैंने एनेस्थीसिया का असर था मेरे अंदर और मैंने उल्टी कर दी थी, चारों तरफ उल्टी थी, जो सफाई कर्मचारी थे उनका चेहरा अभी भी मैं आती हूँ तो मुझे वो सारे मोमेंट्स याद आ जाते हैं। तो मैंने खुद को सोचा कि कहाँ कहाँ मुझसे गलतियाँ हुई या मुझे नहीं करनी है। 4 साल पूरे हो चुके हैं और मैं आप ही की तरह इधर एक सर्वाइवर डे सेलिब्रेट करने आई हूँ। लास्ट ईयर भी आई थी और मुझे बहुत, आप सभी के चेहरों में मुझे एक उम्मीद, एक होप दिखती है, आशा दिखती है कि नहीं, ये कैंसर मुझे हरा नहीं सकता, हमें हरा नहीं सकता। मैं एक YouTube चैनल चलाती हूँ जिसमें मैं बहुत सारी महिलाओं से जुड़ती हूँ। अभी ये कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत यंग लोगों में आ रहा है, उनके अंदर उदासी बहुत है। तो अपनी कहानियाँ तेज बुलंदी के साथ सुनाइए कि मैंने ये कैंसर से जीत हासिल की है। मैंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन आज मैं खड़ा हूँ आप सबके बीच में, मैं खड़ी हूँ आप सबके बीच में। तो आप सभी से बस मैं यही अनुरोध करूँगी कि अपनी कहानी बुलंदी से सुनाइए कि हमने इस कैंसर से जीत हासिल की है। वी आर विजेता, ये शब्द हमेशा अपने दिमाग में हमेशा आके हमेशा रहना चाहिए कि हम विजेता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उपासना जी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आप विजेता हैं। आपने ये विजेता का जो शब्द है वो जीता है और आपकी जिंदगी हमेशा यही खुशनुमी बनी रहे और आप इसी तरह से हंसती रहे, मुस्कुराती रहे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मिसेस शर्मा जी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया आप भी मंच बता रहे और आपकी इस जिंदगी के जंग की कहानी हम सभी के साथ साझा करें। मिसेस शर्मा जी, Till now can I have the background music please? Console. मिसेस शर्मा जी से मैं अनुरोध करता हूँ कृपया आप मंच बता रहे और अपने जीवन की कहानी हम सभी के साथ साझा करें। Can I have the background music please? Console. और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जब इतनी देर आपने अनुशासन के साथ व्यतीत किए हैं तो
व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने के लिए धीरे धीरे यहाँ से निकासी की जा रही है। तो जितने भी लोग खड़े हैं, अगर आप लोग बैठ जाएंगे तो आपके लिए सुविधा पूर्वक हम लोग एग्जिट कर पाए। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। अगर आप सभी अपने अपने सीट पर बैठे रहेंगे तो एक एक करके हर व्यक्ति को यहां से एग्जिट करने में सुविधा होगी। धीरे धीरे करके सभी गेट से अलग अलग ग्रुप्स में लोगों को निकाला जा रहा है। आशा करता हूं कि आप व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखेंगे। आप सभी का अपना अंकित खड़े हो। आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं बीएमसी एचआरसी की पूरी टीम, साथ में कैंसर केयर की पूरी टीम, विशेष रूप से करुणा जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मुझे आज इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और आप सभी से रूबरू होने का अवसर प्रदान किया। किस्म को साझा करें श्रीमती सरिता शर्मा जी। नमस्कार आप सभी भाई बंधुओं को बहुत बहुत ढेरों ढेरों बधाइयाँ आज के दिन के लिए। व्यवस्था थोड़ी हो रही है, प्लीज शांति से बैठ जाइए। मैं आपकी बहन, भाभी, चाची जो भी हूँ, प्लीज सुन लीजिए कि किस तरह से महिलाएं या किस तरह से इस बीमारी से लड़कर आज हम एक दूसरे के सामने हैं। सबसे पहले भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल की सारी टीम, सारे डॉक्टर्स, व्यवस्था, जितने भी इस ऑर्गेनाइजेशन को बना के रखे उन सबको ढेरों ढेरों कोटि कोटि धन्यवाद, जो हम जैसे कैंसर पेशेंट को संभालते हैं, हमारा अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। मैं बेसिकली राजस्थान झुंझुनू से हूँ, लेकिन मैं आसाम रही। और सरिता शर्मा, आसाम से मैं 3rd स्टेज का कैंसर लेकर आई थी। जीने की कोई उम्मीद नहीं थी, पूरी अफवाह फैल चुकी थी कि सरिता शर्मा जा चुकी है, लेकिन फिर भी इस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने, आदरणीय डॉक्टर नरेश सोमानी जी के हाथों मेरा ट्रीटमेंट हुआ। इस हॉस्पिटल की टीम ने एक वेल कंडीशन अच्छे तरीके से मुझे संभाला, मुझे नहीं बहुत सारे पेशेंटों को संभाला। तो प्लीज एक बार जोरदार तालियां यहाँ के डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर्स की टीम के लिए। बीच में इंटरप्ट करने के लिए क्षमा चाहता हूं। आप सभी के लिए खास सूचना है कि बाहर आप सभी के लिए बीएमसी एचआरसी की टीम ने गिफ्ट्स भी अरेंज किए हैं। सो बाहर ऑलरेडी बहुत लंबी क्यू लग चुकी है गिफ्ट्स के लिए। तो अगर आप लोग गर्मी में बाहर परेशान होना चाहते हैं तो वहां पे जा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक एक करके आप लोगों को एग्जिट करवाया जा रहा है, जिससे आप लोग अपना गिफ्ट ले सके और आगे प्रस्थान कर सके। तो आप सभी से अनुरोध है कि बैठ जाएंगे तो आप लोग आराम से अपने गिफ्ट को ले भी सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ पाएंगे। धन्यवाद। अंकित भैया सही कह रहे हैं, प्लीज शांति बनाए रखिए और थोड़ा मुझे सुन लीजिए। थोड़ा कोई और भी अगर सुनाने लायक है तो वो भी आ जाएंगे। तो आसाम से जिस कंडीशन में मैं आई थी, उस कंडीशन को 3rd स्टेज के कैंसर को भगवान महावीर कैंसर के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने मुझे संभाला और आज आपके सामने हूँ। प्लीज जोरदार तालियां मेरे लिए और अपने लिए, प्लीज जोरदार तालियां। ये तालियां जोश देती है, ये तालियां हौसला देती है, ये तालियां हमें जीने की राह दिखाती है। ये सच है कि कैंसर जैसी बीमारी से लड़ना आसान काम नहीं है। इसमें बहुत बड़ा योगदान आपके परिवार का होता है। आपके साथ जो आपके पति, आपके माता पिता या बहन भाई जो भी हैं, उनका बड़ा योगदान रहता है। मेरे पति साथ में है संजय शर्मा, प्लीज जोरदार उनके लिए तालियां। उन्होंने मेरी बहुत सेवा की है, बहुत सेवा की है, इसलिए मैं जिंदा हूँ। और दूसरी बात कि डॉक्टर्स सबसे बड़ा जो हमारा जो जन्मदाता है वो ईश्वर है, जो हमें इस धरती पर भेजता है। और दूसरा अगर हमारा भगवान है तो डॉक्टर्स हैं। यहाँ कोई डॉक्टर है नहीं शायद, लेकिन फिर भी अगर मेरी आवाज़ वो लोग सुन रहे हैं तो शत कोटि नमन उन डॉक्टर्स को जो हम जैसे पेशेंटों को नया जीवन देते हैं। मेरी जो शरीर आप देख रहे हैं, एक बहुत अच्छी खासी मशीन है और अलमारी है। इस अलमारी से 4 सामान निकल चुके हैं। पूछिए क्या, इस शरीर में इतना बड़ा छेद है। सीए रेक्टम की मैं पेशेंट हूँ, जिसमें मलाशय की ग्रंथि को कट कर दिया जाता है। नॉर्मली वॉशरूम आप नहीं जा सकते, बैग लगती है, जैसे टॉयलेट की थैली लगती है, वैसे ही वॉशरूम जाने की भी थैली लगती है, जो मेरे लगी है पिछले
7 साल से 2017 से। उसके बाद ओवरी जिसे कहते हैं, बच्चादानी जिसे कहते हैं, उसमें भी चला गया था कैंसर का कीड़ा जिसे कहते हैं, वो भी कट। और भी अगर इसके आगे बढ़े तो इस अलमारी से, शरीर रूपी अलमारी से बड़ी आंत भी जा चुकी है। तो 4 ऑर्गेनिक मेरे जा चुके हैं। बावजूद उसके डॉक्टर पे भरोसा, उनकी ट्रीटमेंट पे भरोसा, ऊपर वाले पे भरोसा और उन लोगों की आंखों पे भरोसा जो आपको चाहते हैं, मानते हैं, जानते हैं, आपके लिए भागादौड़ी कर रहे हैं। उनकी आंख में कतरा आंसू ना आए आपकी वजह से, इसलिए वो हिम्मत, वो ताकत आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं बीमारी से मर जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, और आपसे जो मिलने आ रहे हैं वो आपके अंदर, हाँ ये बीमारी में तो ज्यादा जिंदगी कोनी नहीं है। अगर आप ये कह दो ना कि नहीं इस बीमारी में जिंदगी है और मैं मेरा दादी नानी बन के दिखाऊंगी, तो होगा, डेफिनेटली होगा। मन में विश्वास होना चाहिए 3 लोगों पर, ऊपर वाला, डॉक्टर और अपने आप पर। तीसरी बात अगर मैं कहने जाऊं तो अपनी शौक को जिंदा रखिए। खाने का तो चलो पेट के अनुसार, बीमारी के अनुसार खाना पड़ता है, लेकिन फिर भी कभी कभी पानी पूरी खाने का मन करे तो खा सकते हैं, कुछ नहीं होगा, मैं खाती हूँ, ज्यादा भी नहीं। उसके अलावा घूमने फिरने का शौक जिंदा रखिए, नेचर को जानिए, प्रकृति को जानिए। जहाँ कहीं भी आपकी रिलेटिव शादी ब्याह होता है, ये नहीं कि मरीज है तो क्यों जाऊँ, जाइए, नए नए कपड़े पहनिए, हाँ बजट के अनुसार पहनिए, ये नहीं कि लुटा दिया जाए। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि जिनकी इकोनॉमी की जो फाइनेंशियली जो कंडीशन है वो वीक होती है, वो कहाँ से ट्रीटमेंट का इलाज करें, कहाँ से व्यवस्था करें, वो बात अलग है। लेकिन जैसा कि हमारे गवर्नर साहब ने बताया, हमारी यहाँ की टीम ने बताया कि आजकल इलाज कितना सस्ता हो गया है, कितना मुनासिब हो गया है। हाँ ये सच है कि पहले बहुत महंगा था, मीडियम और लो क्लास के लोग नहीं करवा सकते थे, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और बहुत सारी जो हमारी सरकार है उनके कारण हमारी जो आम जनता है उनके लिए राहत का कार्य शुरू हो चुका है। इसका लाभ मुझे भी मिला है। बहुत सारी संस्थाएं बीमारी से लड़ने वाले के लिए मदद करती है। जैसे कोरोना में आपने देखा कि कोरोना में कोई भी घर का बंदा भूखा नहीं गया, भले ही काम धंधे बंद हो गए थे, लेकिन फिर भी पहुंचा उन लोगों तक राशन। तो इस संसार में, इस धरती पर मरीज हैं तो उनको ठीक करने वाले अच्छे लोग भी हैं, उनकी सहायता करने वाले भी अच्छे लोग हैं। दूसरी बात, मैं एक टीचर हूँ, तकलीफ हो गई थी, बावजूद उसके लोग मुझे बच्चे देखकर मैडम बोलते थे, तब भी मैं कोरोना के समय भी और इस बैग को लिए यानी बैग लगे मैंने बहुत सारे सफर किए हैं। एक राइटर हूँ, अब तक 300 कविताएं लिख चुकी हूँ, कैंसर पे बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं, छोटी छोटी नाटक करवाती हूँ। हाँ तालियां बजा दीजिए ना, अच्छा लगता है, बजा दीजिए। और कुछ तो बजाने के लिए है नहीं, तालियां तो है आपके पास और खाना खाया हुआ है, प्लीज जोरदार बजा दीजिए, अपने लिए भी और थोड़ी सी मेरे लिए भी। कविताएं लिखती हूँ, बहुत जल्दी मेरी किताब सामने आने वाली है। घर के सारे काम भी करने पड़ते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियों का भी पालन करना पड़ता है। अपने आप को निराश मत समझिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। हाँ टाइम टू टाइम अपना इलाज भी करवाते रहिए। चौथी जो बात है कि मैं आसाम से रही हूँ, तो आसाम को पूर्वोत्तर कहा जाता है। अभी मुझे लगता है बोलने की पूरी फ्रीडम है, लेकिन एक सबकी लिमिटेशन होती है। ध्यान से मुझे सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई और बहनों। इन लोगों ने तो नहीं सुना, इनके पास समय का अभाव था, ये बड़े पोजीशन वाले लोग हैं, बट आप हम जैसे लोग हैं तो मुझे सुन रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। डायरी के पन्नों पर मैं जब मेरे कीमो लगता था, सब लोग सो ही रहते थे, मेरी डायरी मेरे पास रहती थी और मैं लिखती थी कि हे प्रभु आप कहाँ हो इस वक्त, मेरे कीमो लग रहा है। क्या सबकी ऐसे ही दर्द होता है, जैसे अंदर से ब्लेड लेके अंदर कोई नस को काट रहा हो, ऐसा दर्द होता था, कभी गले में कभी शरीर में। बावजूद उसको दर्द को सहा, ध्यान रखने के लिए परिवार के लोग हैं, वो आते जाते थे। तो इस लड़ाई को जीतने के लिए आपका आत्मबल, आत्मशक्ति होना बहुत जरूरी है और भगवान का नाम निरंतर जपना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी रजा होगी तो बाल भी माँ का नहीं हो सकता। ठीक है, मानते हो ना भगवान को। कि अब लास्ट बात आती है कि मैं पूर्वोत्तर से हूँ, आसाम को पूर्वोत्तर कहा जाता है। 2 लाइन तो कवयित्री होने के नाते 2 लाइन तो कह के ही निकलूंगी यहाँ से। इजाजत है? तो इजाजत तो है, इजाजत है जी, बिल्कुल इजाजत है। आप शुरू करें और हौसला अफजाई के लिए सब लोग तैयार। मैं एंकरिंग भी करती हूँ अंकित भाई साहब, कहीं अगर जरूरत पड़े तो बुला लीजिएगा। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बनती है इनके लिए। और इन्होंने एक बात कही थी आज मिसेस शर्मा जी ने, स्वभाव की अभाव की बातचीत चल रही थी, तो आपके लिए कुछ कहना चाहूंगा, इजाजत है? इजाजत है। अगर आप लोगों को भी आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो एक बार जोरदार तालियां दीजिए।
बहुत देर से प्रोटोकॉल वाला कार्यक्रम चल रहा था, तो इसलिए मन की बात आप सभी के साथ साझा नहीं कर पा रहा था। देखिए, जिंदगी भगवान हर किसी को देता है, जिंदगी भगवान हर किसी को देता है, लेकिन जो आपको जिंदगी दी है वो सही मायने में सफल जिंदगी दी है। एक बार जोरदार तालियां आपको। आपने कहा कि स्वभाव और अभाव, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ना तो किसी के अभाव में जियो, ना तो किसी के अभाव में जियो, ना ही किसी के प्रभाव में जियो, बस जियो तो अपने स्वभाव में जियो, जियो अपने स्वभाव में। स्टोमा बैग, मेरे लगता है जो स्टोमा बैग एक ऐसा होता है कि इसको हाइजीन रहना पड़ता है। आप मुझे देख रहे हैं, एक राइटर होने के नाते बहुत जगह मैं गई हूँ इस बैग के साथ। आफ्टर कैंसर लोग आपकी कविता का इंतजार कर रहे हैं। यस, व्हाई नॉट, मिलेगी। एक बार हो जाए कविता, फिर जाने का समय हो जाएगा ना, स्टेज छोड़ने का समय हो जाएगा, थोड़ी सी होती है कविता हो जाए, लोग इंतजार कर रहे हैं। होगी। तो इस बैग को साथ इसलिए मैं भोपाल बहुत जगह जाना आना होता है, अपने आप को केयरिंग करना पड़ता है एक बच्चे की तरह। कभी कभी एक जिसे कहते हैं कि नाउ आई एम 45 पर फिर भी बहुत केयरिंग के साथ चलना पड़ता है, लेकिन निराश नहीं होता कि कोई बात नहीं, ये भी जिंदगी का एक हिस्सा है, ये भी जिंदगी जीने का तरीका है। मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज हो चुके हैं, आप सबके आशीर्वाद से पूरे भारत से 50 अवार्ड मिल चुके हैं। मैं समाज सेवा भी करती हूँ, इस बीमारी के दौरान गरीब बच्चों को पढ़ाती हूँ घर में, और उसके अलावा कैंसर सर्वाइवर जो भी बीमार होते हैं ना, उनको मोटिवेट करना, चेतना देना कि भाई अपने आप को बीमार मत समझो, ये मशीन है शरीर, कभी कभी नट बोल्टू इधर उधर हो जाते हैं, तो उसको टाइट और फिटिंग करने के लिए हमारे डॉक्टर्स की टीम, डॉक्टर्स तैयार हैं। तो प्लीज समय पे अपना चेकअप जांच करवाते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। चलिए कविता पे आते हैं। लंबी कविता है, छोटी कविता, 4 लाइन शुरू तो कीजिए। पूर्वोत्तर की सुगंध लिए मैं यहाँ तक चली आई। असम को पूर्वोत्तर कहा जाता है। मैंने वहाँ 24 साल स्पेंड किए। वहाँ समाज सेवा का काम था एंड पढ़ाने का काम था मेरा। पूर्वोत्तर की सुगंध लिए मैं यहाँ तक चली आई, पूर्वोत्तर की सुगंध लिए मैं यहाँ तक चली आई, चाय पत्ती के बागानों को मैं छोड़ चली आई, चाय पत्ती के बागानों को मैं छोड़ चली आई, आप सबसे मिलने की खातिर, आप सबसे मिलने की खातिर ये सरिता शर्मा राजस्थान जयपुर चली आई। इस बीमारी ने मुझे यहाँ लाके बसा दिया, आप सबके बीच, आप सबके समक्ष। इसलिए पूर्वोत्तर को भी नमन है, क्योंकि मैंने वहाँ 24 ईयर्स स्पेंड किया। एंड इस जयपुर नगरी को भी नमन है, इसने मुझे नव जीवन दिया। थैंक यू सो मच। कविता सुनना चाहे तो और भी है, इजाजत है तो, बल्कि हम अपना साथ कहते हैं ना कि सर्वाइवर वो नहीं जो हवाओं के साथ रुख बदले, सर्वाइवर वो नहीं जो हवाओं के साथ रुख बदले, अरे रियल फाइटर सर्वाइवर तो वो है जो हवाओं का रुख बदले, हवाओं का। आप लोगों ने वो कमाल करके दिखाया है जो सिर्फ भगवान कर सकता है। एक जीवन देने का जो अधिकार है वो सिर्फ भगवान के पास में है, और लेने का अधिकार भी केवल उस ऊपर वाले के पास में है। लेकिन आप लोगों ने जंग लड़ी और अपनी जिंदगी को उस भगवान से वापस, उस खुदा से वापस लेकर आए। तो इसलिए अपने लिए जोरदार तालियां। और हर दिन को जीना है, हर दिन को जीना है, हर दिन को जीना है। और जैसा कि यहाँ पर बहुत सारे फाइटर्स ने, ट्रू वॉरियर्स ने बताया कि हमेशा बस मुस्कुराते रहना है, ना झुकना है ना रुकना है, बस नित्य नए कार्य करने हैं। और जिंदगी में जब भी जिससे मिलो बस मुस्कुराते रहना है, मुस्कुराते रहना है। जी इजाजत हो तो कविता सुनाऊं, वरना कविता को साथ लेके जाओ। जी साथ मत लेके जाइए, यहीं छोड़ जाएंगे। चलिए छोटी सी कविता है। एक थिंक आपको कहां से कहां पहुंचा देती है, माइंड की सोच। ओके, इसको सजीव रूप में मैंने कोशिश की है, बहुत 2010 में लिखी थी, मुझे नहीं पता वो कविता मेरे पे ही लागू हो जाएगी। सोच, ऐसा मैंने सोचा न था, ऐसा मैंने सोचा न था कि पाऊंगी वो जहां जिसका आभास मुझे न था। एक चकला बेलन वाली लेडीज, घूंघट में रहने वाली लेडीज, रोटी बनाने वाली लेडीज, कहाँ पता था कि हजारों लोगों के बीच कुछ बोल पाएगी, कहाँ पता था कि 50-50 सम्मान मिलेंगे, कहाँ पता था कि भारत के न जाने कितने राज्यों की वो भ्रमण करके आएगी, नहीं पता था। खैर चलिए, ऐसा मैंने सोचा न था, चलती गई उस राह पर जहां मेरा अंत न था, ऐसा मैंने सोचा न था, ऐसा मैंने सोचा न था। लोगों ने वाह-वाही की, स्वयं से औरों में गई, मैं ना रही, ऐसा मैंने सोचा न था। आगे गई या पीछे रह गई। जब आप कोई अचीवमेंट हासिल करते हो या कुछ बन जाते हो तो आपकी पुरानी वाली पहचान पीछे ही रह जाती है। सही कह रही हूँ ना? कुछ बन जाते हो तब आप जो पीछे जो रहते हैं वो नहीं रहता है। आगे गई या पीछे गई, ऐसा मैंने सोचा न था। नियमों की चाबी को घुमाना था, इसी घुमंता में मैं कहाँ गई। अभिलाषाओं के मोती चुनने थे, अरमानों की माला थी। ये कविता मेरी उस समय की लिखी हुई है। अभिलाषाओं के मोती चुनने थे, अरमानों की माला
पहनने का प्रहर था उस वक्त मैं नहीं थी, ऐसा मैंने सोचा न था। ये लाइन मेरी उस वक्त की है, लेकिन अब इन लाइनों को मैं चेंज कर रही हूँ कि अभिलाषाओं के मोती चुनने हैं, अरमानों की माला है, पहनने का प्रहर है, इस वक्त मैं ही हूँ, ऐसा ही मैंने सोचा था, ऐसा ही मैंने सोचा था। नमस्कार, धन्यवाद। 25th एनिवर्सरी की कविताएं लिखती हूँ, कोई भाई बहनों को लिखवानी तो याद कीजिएगा। सरिता शर्मा, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने के लिए धन्यवाद और मौका देने के लिए धन्यवाद। मौका लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती सरिता शर्मा जी आपका। और आप सभी आज के इस कैंसर सर्वाइवर डे सेलिब्रेशन कार्यक्रम में पधारे, उसके लिए आप सभी का BMC HRC की टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। आपका अपना अंकित खंडेलवाल लेता हूँ आप सभी से इजाजत। थैंक यू वेरी मच।